लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं अतुल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग क्लास 12th के 9th यूनिट जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की यूनिट है, उसका ये 3rd लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के 2 लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत सारी पॉइंट्स को जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, मैंने आप सभी को प्रोवाइड कराए हैं। तो अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखें। आज के अपने इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो वर्नर सिद्धांत है। वर्नर सिद्धांत को हम अपने इस लेक्चर में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने अपने कॉपी पेन को लेकर के मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को नोट करने के लिए आप तैयार होंगे। तो आप आज इस लेक्चर को कंप्लीट देखें। अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्नर सिद्धांत की। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे वर्नर सिद्धांत। वर्नर सिद्धांत स्टूडेंट्स, वर्नर का जो पूरा नाम था वो अल्फ्रेड वर्नर था। अल्फ्रेड वर्नर। और इन अल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने, चूंकि मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये स्विस के वैज्ञानिक थे। ये स्विस के वैज्ञानिक थे, क्योंकि इस लेक्चर में या इस लेक्चर को पढ़ने के बाद फिर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रह जाएगा जिसकी जानकारी आपको ना हो। तो स्विस के रहने वाले अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, जो उपसय संयोजक यौगिक थे, उपसह संयोजक यौगिक, जिनको आप सभी को पता होगा, मैंने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इनको हम लोग जटिल यौगिक भी कहते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, इन उपसय संयोजक यौगिक या जटिल यौगिकों की संरचना को एक्सप्लेन किया। संरचना को एक्सप्लेन किया और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने जो जो पॉइंट्स बनाए, उन सभी पॉइंट्स को अगर हम लोग एक क्रमबद्ध तरीके से अगर उसकी डिटेल देखें, उसका अध्ययन करें, तो उन सारी पॉइंट्स को मिला करके जो थ्योरी बनती है वही कहलाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वर्नर थ्योरी। और ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वर्नर को नोबेल प्राइज भी दिया गया। वर्नर को नोबेल प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो ये तो वर्नर सिद्धांत की कुछ इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग थी जो मैंने आपके लिए बताई। वर्नर का पूरा नाम अल्फ्रेड वर्नर, ये एक स्विस वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको हम लोग जटिल यौगिक भी कहते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो जो पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को अगर हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे तो वही पॉइंट्स को मिला करके एक थ्योरी बनती है, जिस थ्योरी को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वर्नर थ्योरी कहते हैं। और ये थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट्स कि वर्नर वैज्ञानिक जो थे उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो आई होप आप सभी को यहां तक सारी चीजें एक्सप्लेन हो गई। मैं एक और बात बता दूं कि वर्नर ने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था, इनको एक और तरीके से भी जाना जाता है, तो आप लोग नोट कर लेना, इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये बात भी आप लोग नोट कर लेना, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अगर आपसे कोई पूछे किसे कहा जाता है तो अल्फ्रेड वर्नर को
फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अल्फ्रेड वर्नर। ये अल्फ्रेड वर्नर ने ही सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया था। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्नर सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। स्टूडेंट्स मैं एक एग्जाम्पल को लेकर के आपके सामने इसकी डिटेल को एक्सप्लेन करता हूँ। वर्नर ने सबसे पहले एक मैं फार्मूला यहां पर नोट कर रहा हूं, COCl3.6NH3। वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फार्मूले को कुछ इस तरीके से दिया था, COCl3.6NH3। अब इसी फार्मूले को मॉडर्न तरीके से जब दिखाया गया तो मॉडर्न तरीके से इसको कैसे लिखा जाता है आप उसको देखिए। मॉडर्न तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, CO उसके बाद NH3 का होल 6 ब्रैकेट बड़ी वाली बंद कर देंगे, बाहर Cl3। मॉडर्न तरीके से आप लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। मैंने अपने इससे पहले के दोनों लेक्चर्स में आपको यही बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बड़ी ब्रैकेट लगा करके हम लोग दर्शाते हैं। इसमें CMI होता है, इसमें लिगेंड होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ये सारी बातें मैंने बताई थी। लेकिन वर्नर ने सबसे पहले इस तरीके के फार्मूले को डेवलप किया था। अब इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया मैं आपको यहां बता दूं। यहां दोनों जगह CMI प्रेजेंट है, यहां पर भी इस तरीके से CMI प्रेजेंट है और यहां पर भी इस तरीके से CMI प्रेजेंट है। तो वर्नर ने सबसे पहला पॉइंट क्या दिया था, मेरे साथ आप सभी लोग पॉइंट्स को भी नोट करते रहना। सबसे पहला पॉइंट्स वर्नर ने यह बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, आप लोग लिखते भी रहना मेरे साथ साथ ताकि सारी चीजें एक्सप्लेन हो सके। इन्होंने कहा था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो दो टाइप्स की वैलेंसी शो करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स टू टाइप्स की वैलेंसी शो करते हैं। ये सबसे पहली बात अल्फ्रेड वर्नर ने बताई थी कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ वो दो टाइप्स की वैलेंसी को शो करता है। जो पहले टाइप्स की वैलेंसी होती है उसको हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। जो पहले टाइप की वैलेंसी स्टूडेंट्स होती है उस वैलेंसी को हम लोग प्राइमरी वैलेंसी भी कहते हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी को इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। और दूसरे टाइप्स की जो वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स उसको सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब द्वितीयक संयोजकता। तो ये पहला पॉइंट जो वर्नर सिद्धांत ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था वो यही था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो टाइप्स की वैलेंसी को शो करते हैं। पहला पॉइंट प्राइमरी वैलेंसी, इसको फर्स्ट डिग्री वैलेंसी भी कहते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी जिसको सेकेंड, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। एक एक पॉइंट को अपने कॉपी पर लिखते रहना। मैं प्राइमरी वैलेंसी भी एक्सप्लेन करूंगा, सेकेंडरी वैलेंसी भी एक्सप्लेन करूंगा, और फिर इसके आधार पर हम कुछ स्ट्रक्चर्स लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, फिर हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरे साथ साथ आप नोट करते रहें। दूसरे पॉइंट को देखिएगा स्टूडेंट्स। जो दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया था वो क्या था, इन्होंने कहा कि जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, देखिए जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वियोजित किया जाता है, जब भी किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वियोजित किया जाता, आप इसको वाटर में अगर डिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है स्टूडेंट्स,
जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वह सबसे पहले आयनित हो जाती है, सबसे पहले आयनित हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट है वर्नर सिद्धांत का, कि अगर आप जैसे मान लेते हैं आप इस कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी वो सबसे पहले आयनित हो जाए, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनित नहीं होती है, आयनित नहीं होती है, वो आयनित नहीं होती। तो ये दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहां से निकला। मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है, अगर आप इस कंपाउंड को वाटर में आप डिजॉल्व करते हैं तो सबसे पहला तरीका है पहचानने का कि प्राइमरी वैलेंसी है कौन सी। तो आपने अगर इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो ये जो बड़ी कोष्टक लगी होती है, इस बड़ी कोष्टक के चाहे इस तरफ कोई आयन प्रेजेंट हो चाहे इस तरफ कोई आयन प्रेजेंट हो, ध्यान रखना मेरी बात जो बोल रहा हूं, बड़ी ब्रैकेट के चाहे इस तरफ कोई आयन प्रेजेंट हो चाहे इस तरफ कोई आयन प्रेजेंट हो, सबसे पहले वही अलग होता है, वो आयन सबसे पहले अलग हो जाता है। और आपने यही लिखा है कि जो सबसे पहले आयंस अलग हो जाएगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा, क्योंकि वर्नर ने अपने सिद्धांत में यही कहा था कि जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वियोजित किया जाता है तो सबसे पहले जो आयंस अलग होते हैं यानी प्राइमरी वैलेंसी सबसे पहले आयनित हो जाती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी वो आयनित नहीं होती। क्लियर हो गई बात? तो आप पहचान सकते हैं जो आयंस आप पहले अलग देखेंगे वही प्राइमरी वैलेंसी शो करेंगे, और उसके बाद जो सेकेंडरी वैलेंसी बचेगी, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा बड़ी ब्रैकेट के अंदर रहे, बड़ी ब्रैकेट के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी शो की जाएगी। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, अगर तीसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, तो जो वैलेंसी सबसे पहले आयनित होकर के अलग हो गई यानी प्राइमरी वैलेंसी सबसे पहले आयनित होकर के अलग हो जाती है, तो इसीलिए जो प्राइमरी वैलेंसी है स्टूडेंट्स उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। कौन से लाइन से शो करते हैं हम लोग उसको? डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस का मतलब कटी हुई लाइनों से, इस तरीके से। क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी बहुत जल्दी आयनित हो रही है इसलिए इसको डॉटेड लाइन से हम लोग शो करते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी चूंकि आयनाइज नहीं होती, आयनाइज नहीं होती है यानी आयनित नहीं होती है, इसीलिए स्टूडेंट्स इसको डॉटेड लाइन से शो ना करके हम लोग सॉलिड लाइन से शो करते हैं। किस लाइन से शो करते हैं? सॉलिड लाइन से शो करते हैं, एक सीधी लाइन खींच करके। आई होप आप सभी को ये 3 पॉइंट यहां तक के क्लियर हो गए। तो प्राइमरी वैलेंसी सबसे पहले आयनित हो जाती है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनित नहीं होती। प्राइमरी वैलेंसी चूंकि आयनित हो जाती है इसलिए डॉटेड लाइंस में शो की जाती है, कटी हुई लाइनों से इसको शो करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी आयनित नहीं होती है इसलिए इसको सॉलिड लाइन से शो करते हैं। तो मेरे साथ जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, आप लोग बार बार कैमरे को वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, और जहां पर भी आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो आप लोग तुरंत कमेंट्स बॉक्स में बता दें। स्क्रीनशॉट भी लेते रहे ताकि आप अच्छे से अच्छे नोट्स बना सकें। तो यहां तक क्लियर हो गया हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताओ, मैं आगे के पॉइंट को क्लियर करता हूं। अब हम लोग अगले नंबर की बात करते हैं, अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग 4th नंबर की बात करते हैं। अब ये जो प्राइमरी वैलेंसी है, चाहे स्टूडेंट्स बड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना जो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं, चाहे मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं या चाहे मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, चाहे मैं प्राइमरी वैलेंसी की बात करूं चाहे मैं सेकेंडरी वैलेंसी की बात करूं, ये दोनों टाइप्स की वैलेंसी अटैच किससे होती है? सीएमआई से। ये दोनों टाइप्स की जो वैलेंसी है वो अटैच होती है सीएमआई से। सीएमआई के बारे में पहले ही अपने वीडियो में बता चुका था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट
वह आयन या परमाणु जो अपने चारों ओर लिगेंड के द्वारा घेर लिया जाता है या लिगेंड जिसको घेरे रखते हैं वही CMI कहलाता है। ये बात मैं अपने इससे पहले के वीडियोज में बता चुका था, तो मैं यहां पर उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप लोग पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों CMI से अटैच रहती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी वह CMI की ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है। किसको शो करती है? ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है। इस बात को आप ध्यान रखना, किसको शो करती है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि CMI की प्राइमरी वैलेंसी किसको शो करती है, तो CMI की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो CMI की ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, तो सेकेंडरी वैलेंसी CMI की वैलेंसी को शो करती है। वैलेंसी मतलब संयोजकता को। ये बात आप बड़ा ध्यान रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए निकल करके आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि वास्तव में CMI की वैलेंसी कौन शो करता है। तो सेकेंडरी वैलेंसी CMI की वैलेंसी शो करती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो CMI की ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है। क्लियर? और इसी में मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं, जो अगला पॉइंट बन सकता है, मैं यहीं पर इसी को एक्सप्लेन करता हूं। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ये फिक्स रहती है, ध्यान रखना। CMI की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो फिक्स रहती है, ये नॉट चेंज होती है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट मैंने क्या बताया कि जो CMI की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो CMI की ऑक्सीडेशन नंबर को शो करती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो CMI की वैलेंसी को शो करती है। वहीं अगला पॉइंट मैंने क्या बताया नंबर 5 में कि जो CMI की सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हमेशा फिक्स रहती है, उसका मान हमेशा स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? एक और पॉइंट मैं यहीं पर शामिल कर लेता हूं, नंबर 6 वाला पॉइंट यहीं पर मैं शामिल करता हूं। अब वो पॉइंट क्या है? वो स्टूडेंट्स पॉइंट है कि जो CMI होती है, सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समन्वय संख्या, वो भी कैसा होता है आप सभी को पता होगा, वो भी फिक्स होता है, निश्चित होता है। कैसा होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। CMI की जो समन्वय संख्या, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, उसका मान भी हमेशा निश्चित रहता है, उसका मान भी हमेशा स्थिर रहता है, यानी फिक्स रहता है। एक एक पॉइंट को स्टूडेंट्स में क्लियर कर रहा हूं, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप यकीन मान करके चलिए आपका क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा। फिर चाहे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से कोई क्वेश्चन यहां से उठाएं, चाहे आपका शॉर्ट, चाहे वेरी शॉर्ट, और चाहे लॉन्ग है, अगर आप कंप्लीट वीडियो एक एक पॉइंट को अगर आप अपनी कॉपी पर नोट करते हैं, एक एक पॉइंट को आप समझते हैं, तो यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगले पॉइंट की बात करता हूं। आगे की हम बात करेंगे स्टूडेंट्स से 7th नंबर की। तो वर्णन ने आगे अपनी इस थ्योरी में क्या बताया उसको ध्यान से सुनिए। वर्णन ने एक बात और बताई, उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, वह
केवल और केवल निगेटिव लिगेंड के थ्रू ही, ओनली निगेटिव लिगेंड्स, कौन से लिगेंड्स? निगेटिव लिगेंड्स के थ्रू ही सेटिस्फाइड होती है, सेटिस्फाइड होती है। ये अगला नंबर बताया कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो केवल और केवल ऋणात्मक लिगेंड यानी निगेटिव लिगेंड के द्वारा ही संतुष्ट होती है, जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी के बाद सेकेंडरी वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है स्टूडेंट्स, वो किसी भी प्रकार के लिगेंड्स के द्वारा, किसी भी प्रकार के लिगेंड्स के द्वारा सेटिस्फाइड हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। ये अगला पॉइंट था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो केवल और केवल निगेटिव लिगेंड के द्वारा ही सेटिस्फाइड होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है स्टूडेंट्स वह किसी भी प्रकार के लिगेंड से सेटिस्फाइड हो सकती है, चाहे वो लिगेंड तुम्हारा प्राइमरी हो, पॉजिटिव हो, चाहे वो लिगेंड आपका नेगेटिव हो, और चाहे वो लिगेंड आपका न्यूट्रल हो। मैंने आपको तीनों टाइप्स के लिगेंड्स इससे पहले के लेक्चर में कराए हैं, तो आप लोग वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या बताया बर्नर ने अपनी इस थ्योरी में? जो अगला पॉइंट बताया वो क्या था? तो स्टूडेंट्स इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे भी निगेटिव लिगेंड्स होते हैं, कुछ ऐसे भी निगेटिव लिगेंड्स होते हैं जो दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स, दोनों प्रकार के वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी भी रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कुछ निगेटिव लिगेंड्स जो बोथ टाइप्स की बैलेंसी शो करते हैं, यानी कुछ निगेटिव लिगेंड्स ऐसे होते हैं जो दोनों टाइप्स की बैलेंसी शो करते हैं, और ऐसे लिगेंड्स को आप डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं एंड सॉलिड लाइन से भी आप इसको शो कर सकते हैं। यानी ऐसे लिगेंड्स को दोनों लाइन से आप लोग क्या करते हैं? शो कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो कुछ ऐसे लिगेंड्स भी होते हैं जो बोथ टाइप्स की बैलेंसी को शो करते हैं, दोनों टाइप्स की बैलेंसी को दर्शाते हैं। ऐसे लिगेंड्स को डॉटेड लाइंस और सॉलिड लाइंस दोनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये पॉइंट जो तक उन्होंने बताया मैंने एक्सप्लेन किए, अब मैं आगे के पॉइंट पर बढ़ता हूं। 9th पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है? देखिएगा, अगर हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना चाहें, ठीक, मान लेते हैं मेरे पास कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है और हम लोग उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए यानी उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को कौन सी बैलेंसी हेल्प करेगी? पॉइंट यहां पर बनता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री या फिर स्ट्रक्चर किस इस बैलेंसी के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है। हम लोग किस बैलेंसी के थ्रू किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं? तो आप सब जानते हैं कि जो प्राइमरी बैलेंसी थी कंपाउंड्स की, जो प्राइमरी बैलेंसी थी और एक और बैलेंसी थी, कौन सी? सेकेंडरी बैलेंसी। ये दो टाइप्स की बैलेंसी थी। आइए समझते हैं इस बात को। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपने पढ़ा कि जो प्राइमरी बैलेंसी है वो तुरंत आयनित हो जाती है।
और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनित नहीं होती, यानी अनआयनित रहती है, अनआयनित रहती है, नॉन आयोनाइज, अनआयनित रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी वैलेंसी है, आप सब जानते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी है वो स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, वो स्टेबल नहीं है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है जो अनायनित रहती है, जो वाटर में अगर आप कंपाउंड को डिजोल्व करते हैं तो किसी भी प्रकार का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी ये स्टेबल है। क्लियर? तो हम लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर उस वैलेंसी के आधार पर एक्सप्लेन करेंगे जो वैलेंसी स्टेबल है। यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू एक्सप्लेन की जाएगी। किसके थ्रू शो की जाएगी, किसके थ्रू एक्सप्लेन की जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू। कोई पूछ ले क्यों? क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी स्टेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी स्टेबल है यानी स्थायी है। तो ये पॉइंट था, यहां से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री किस वैलेंसी के थ्रू एक्सप्लेन की जा सकती है। तो मैंने पूरा कंप्लीट आपको बताया है कि जब भी आप किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी आयनित हो जाती है, और जो वैलेंसी स्टूडेंट्स आयनित हो जाती हैं वो नॉट स्टेबल होती है, स्थायी नहीं होती। और जो स्थायी नहीं होती आप उसके थ्रू किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। वही बात अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की करें तो ये अनायनित रहती है, यानी ये स्टेबल है, इसीलिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू ही एक्सप्लेन करते हैं। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। अगले पॉइंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट एंड पॉइंट नंबर 10। अब पॉइंट नंबर 10 में इन्होंने क्या बात बताई, हम लोग उस पर बात करते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आप सभी को लगभग 9 पॉइंट कंप्लीट कराए। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत आने वाली, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए नंबर 10 में इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, देखिए कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हुआ, अगर उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सीएमआई प्रेजेंट है, जो सीएमआई प्रेजेंट है, अगर उस सीएमआई की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मैं यहां लिखता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 4 है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो सीएमआई की जो स्ट्रक्चर होगी, जो ज्योमेट्री होगी, वो टेट्राहाइड्रल होगी। कैसी होगी स्टूडेंट्स? टेट्राहाइड्रल होगी। मैं यहां पर लिखे भी देता हूं, ऐसी कंडीशन उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहाइड्रल होगी, मतलब चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। और अगर सीएमआई की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है स्टूडेंट्स? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऐसी कंडीशन में जो सीएमआई अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसकी जो ज्योमेट्री होगी, उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, वो स्टूडेंट्स ऑक्टाहाइड्रल होगी। ऑक्टाहाइड्रल, ऑक्टाहाइड्रल का मतलब अष्टफलकीय, ऑक्टाहाइड्रल का मतलब अष्टफलकीय। तो ये एक और पॉइंट मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीएमआई की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये भी कैसे पहचानेंगे 4? अगर सीएमआई के साथ नंबर ऑफ लिगेंड्स 4 हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स
4 है, समझ लेना साहब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी और वह कंपाउंड टेट्राहाइड्रल होगा, चतुष्फलकी होगा। अगर CMI की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी उसके साथ में 6 लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो समझ लेना कि CMI की जो स्ट्रक्चर होगी, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर होगी, वो ऑक्टाहाइड्रल होगी। क्लियर? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। एक लास्ट बात, यानी 11th नंबर की हम बात करेंगे, जो वर्नन ने अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इस थ्योरी में पब्लिश किया था। उन्होंने कहा था कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, जो प्राइमरी वैलेंसी है, उस प्राइमरी वैलेंसी को हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मैंने आप सभी के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर समझाया है। ऐसे लोग जिन्होंने कोऑर्डिनेशन स्फीयर की मेरी वीडियो नहीं देखी है, तो वो सभी लोग इससे पहले के लेक्चर में जाकर के कोऑर्डिनेशन स्फीयर की वीडियो को देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर शो होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर शो होती है, चाहे राइट की ओर और चाहे लेफ्ट की ओर। और बात करें सेकेंडरी वैलेंसी की, अगर हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर शो की जाती है। मैं यहां पर लिखता हूं, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर शो की जाती है। तो ये इनका लास्ट पॉइंट था जो इन्होंने अपने थ्योरी में पब्लिश किया था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर शो होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर शो होती है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, अगर आप सभी लोग एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट किए होंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगा होगा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस वर्नर के सिद्धांत में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपका मिसिंग रह गया हो, या अब ये थ्योरी आप लोगों को कुछ कठिन लग रही है। बहुत इजी वे में मैंने पूरी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। अब हम लोगों को वर्नर सिद्धांत के बाद पढ़ना है कि इस थ्योरी के बेनिफिट्स क्या रहे, इस थ्योरी के बेनिफिट्स क्या रहे, इस थ्योरी के लाभ क्या है। और लाभ के साथ साथ स्टूडेंट्स, कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जिसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस ना हो। तो अब इसमें हमें 3 पॉइंट्स और पढ़ने हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक तो इसका बेनिफिट्स आपसे पूछा जा सकता है, एक इसकी लिमिटेशंस पूछी जा सकती हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट्स वर्नर ने कुछ कंपाउंड्स पर रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उन कंपाउंड्स के एक्सपेरिमेंट को देखते हुए इन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स को भी डेवलप किया। तो मैं उन स्ट्रक्चर्स को भी यहां पर शो करूंगा जो लगातार एग्जाम में पूछे गए। तो अब हम लोग 3 पॉइंट्स और यहां पर क्लियर करने वाले हैं। आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें लिमिटेशंस, और तीसरी वो स्ट्रक्चर्स जो वर्नर ने एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो गई हों तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब हम लोग इसकी बेनिफिट्स की बात करेंगे, इसके लाभ की बात करेंगे कि इसके लाभ क्या क्या है। आइए हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी की। वर्नर सिद्धांत की जो प्रमुख एप्लीकेशंस थी, जिनको चाहे आप अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं, अनुप्रयोग बेनिफिट्स एक ही चीज है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो जो इसकी मेन एप्लीकेशंस थी, जो मेन बेनिफिट रहा वो रहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना। ये सबसे बड़ी बात थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से की स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना इजी हो गया।
ये सबसे बड़ा बेनिफिट था बर्नर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी का, क्योंकि हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनको एक नाम और भी दिया गया है, टिपिकल कंपाउंड या फिर जटिल यौगिक हम लोग कह सकते हैं। और ऐसे जटिल यौगिकों की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। अगर वर्नर ने अपनी इस थ्योरी का पब्लिश ना किया होता, इस थ्योरी को पब्लिक ना किया होता, तो शायद हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को शो नहीं कर सकते। तो इनका सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स था इस थ्योरी का वो ये था कि इस थ्योरी की सहायता से हम यह जान पाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स को कैसे एक्सप्लेन किया जाता। तो जब द मेन बेनिफिट्स या एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी इज दैट वी कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वेरी इजीली। हम लोग बहुत आसानी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर स्टूडेंट्स हम एक और बेनिफिट्स की बात करें तो दूसरी जो बेनिफिट्स है वो आइसोमेरिज्म है, जिसको हम लोग हिंदी में समावयवता कहते हैं, जिसको हम लोग समावयवता कहते हैं। हम लोग समावयवता को भी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग आसानी के साथ समावयवता को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये दो मेन बेनिफिट्स हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी के। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थ्योरी वी कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वेरी इजीली। हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकेंड, वी कैन इजीली एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हम लोग समावयवता को भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे, ये कुछ एप्लीकेशंस थे जो वर्नर्स जो कोऑर्डिनेशन थ्योरी है उसके ऑन द बेसिस पर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। लेकिन बेनिफिट्स के साथ साथ एप्लीकेशंस के साथ साथ इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, चाहे ड्रॉबैक्स बोले चाहे लिमिटेशंस बोले। तो चलिए मैं लिमिटेशंस की भी एक बार बात कर लेता हूं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती है। तो यहां पर हम लोग लिमिटेशंस की भी बात करेंगे, लिमिटेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी की हम लोग लिमिटेशंस की बात करेंगे कि वर्नर्स थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है। बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी लिमिटेशंस होंगी मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली लिमिटेशंस, बच्चों आप सब जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जितने भी हैं उन कंपाउंड्स का जो प्रिपरेशन है, जो निर्माण है, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के ही का मेटल कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के तत्व ही निर्माण कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। किसका? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसा हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के समय जाना था कि कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के कंपाउंड्स ही एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बाकी क्यों नहीं कर सकते। वर्नर थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। वर्नर सिद्धांत इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं देता है कि सभी एलिमेंट्स इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी इस उपसे संयोजक यौगिक, इस समन्वय यौगिक का निर्माण केवल कुछ टाइप्स के ही एलिमेंट्स क्यों करते हैं, बाकी क्यों नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। तो ये पहला ड्रॉबैक्स है, ये पहला लिमिटेशंस है कि केवल कुछ विशेष प्रकार के तत्व जिनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, जिनको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, वही इसके प्रिपरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, शेष क्यों नहीं कर सकते। कोई ना कोई रीजन है। तो उसका ये कंप्लीट आंसर देने में विफल रहे। कुछ हद तक तो इन्होंने आंसर दिया,
कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स विच इज फिल्ड बाई लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड्स देता है उसकी तरफ फिल होते हैं, लेकिन कंप्लीट आंसर नहीं दे पा। ये इसका पहला ड्रॉबैक से लिमिटेशन है। मैं दूसरे ड्रॉबैक्स की बात करूं, दूसरे लिमिटेशंस की बात करूं, तो स्टूडेंट्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के रंग शो करते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स के कलर्स शो करते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, स्पेसिफिक टाइप्स की ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के गुण हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के थ्रू शो किए जाते हैं। पहला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कलर्स शो करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, कुछ प्रकाशिक गुण भी शो करते हैं। What Werner's coordination theory cannot explain these all types of properties shown by coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो कलर्स की हो, चाहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, चाहे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो, इस किसी को भी वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जो इसकी सेकेंड ड्रॉबैक्स है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया हो। तीसरी एक बात और बताऊं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसके दिशात्मक गुणों को एक्सप्लेन करने में भी वर्नर सिद्धांत फेल हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्ड प्रेजेंट है उसके दिशात्मक गुणों को, एक्सप्लेन नहीं करता, उसके दिशात्मक गुणों को वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। ये इसका एक और ड्रॉबैक्स है, ये इसकी एक और लिमिटेशंस है। तो मैंने वर्नर सिद्धांत की एप्लीकेशंस यानी बेनिफिट्स भी आपको बता दिए, वर्नर सिद्धांत की लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। आई होप आप सभी को यहां तक सारी चीजें कंप्लीट रूप से जानकारी मिल गई होगी। अब आगे मैं बात करने वाला हूं कुछ उन स्ट्रक्चर्स की जो इस थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं और एग्जाम में लगातार उनको रिपीट किया गया है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं उन स्ट्रक्चर्स को भी क्लासिफाई करता हूं। स्टूडेंट्स, ये आप बोर्ड पर देख रहे होंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स की जो थ्योरी है उसके कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहता हूं। वर्नर्स ने क्या किया, कोबाल्ट और एमीन, ध्यान से मेरी बात को सुनना, वर्नर्स ने कोबाल्ट और एमीन्स के बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर अपनी स्टडी की और उस स्टडी के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन निकाले और उस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू उन्होंने फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर पब्लिश करी। मैंने कुछ यहां पर कंपाउंड्स लिए हैं। पहला COCl3.6NH3, COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, COCl3.3NH3। ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोग बड़ा ध्यान से सुनो। मैं यहां से आपको एक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके दिखाऊंगा, शेष स्ट्रक्चर्स मैं आपके लिए होमवर्क में दूंगा। आप सभी लोग उन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करिएगा। अगर आप सभी लोग उन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं इस स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए 5 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में दिलाए। चलिए मैं पहले स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके आपके लिए बताता हूं। मैं पहले स्ट्रक्चर्स की बात कर लेता हूं। पहला स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स मेरे पास COCl3.6NH3 है। ये बर्नर के टाइम में
इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा जाता था। लेकिन मॉडर्न टेक्निक के अकॉर्डिंग वी कैन एक्सप्लेन दिस टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बाय इजीली फॉलोइंग टाइप्स। CO छोटी ब्रैकेट लगा करके NH3 का होल 6 बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे आगे Cl3। तो in this compound we can explain easily that CO indicate as a CMI। CO explain as a CMI। नंबर 6 जो लिखा है that is coordination number of CMI, that is coordination number of CMI। क्लियर? उसके बाद अब मैं इस CMI को अटैच करता हूं। आप लोग ये भी जान गए होंगे कि जो बड़ी ब्रैकेट के बाहर है, वर्नर्स जो थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी उसके लास्ट पॉइंट में मैंने यही बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होता है वही प्राइमरी वैलेंसी को शो करता है। मैं अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करूंगा तो आप सब जानते हैं प्राइमरी वैलेंसी तुरंत अलग हो जाएगी और सेकेंडरी वैलेंसी अटैच रहेगी। तो स्ट्रक्चर के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर C और CMI को यूज करता हूं और उससे 6 लिगेंड्स को जोड़ता हूं। NH3 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 4 NH3 हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स एक NH3 यहां पर जोड़ा और एक NH3 यहां पर जोड़ा। ये NH3 आप सब जानते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को शो कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी शो होने के कारण चूंकि ये अनआयनित है, नॉन आयोनाइज है, इसलिए ये सॉल्ड लाइन से शो की जाएगी। ये सॉलिड लाइन से शो की जाएगी इस तरीके, ये सॉलिड लाइन से शो होगी। फिर बची क्या इसकी सेकेंडरी वैलेंसी के बाद प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी के रूप में Cl है, मैंने एक Cl यहां पर लगाया, एक Cl मैं यहां लगाता हूं और ये चूंकि प्राइमरी वैलेंसी है इसीलिए ये कटी हुई लाइनों से शो किया जाएगा। 2 वैलेंसी हो गई, एक मैं यहां पर लगाता हूं और ये इस तरीके से स्टूडेंट्स मैंने इस कंपाउंड को ड्रॉ किया है। आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने जो स्ट्रक्चर्स यहां पर ड्रॉ किया, ये स्ट्रक्चर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो मैंने आपके सामने लिखा है COCl3.6NH3, जिसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप उस स्ट्रक्चर्स में CMI को पहचानिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पहचानिए, प्राइमरी वैलेंसी पहचानिए, सेकेंडरी वैलेंसी पहचानिए। प्राइमरी वैलेंसी को आपने पढ़ा है कि डॉटेड लाइन से शो करते हैं क्योंकि ये अलग हो जाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से शो करेंगे क्योंकि ये अनआयनित रहती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस स्ट्रक्चर्स की जो आप जो ज्यामिति देख रहे हो, आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में कौन सी वैलेंसी पार्टिसिपेट कर रही है, किस वैलेंसी का हम यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड द जियोमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को जो एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल रहेगी वो सेकेंडरी वैलेंसी रहेगी। वर्नर्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें यही बताया गया कि सेकेंडरी वैलेंसी अनआयोनाइज दैट इज स्टेबल, so we can use this type valency to explain the geometry and structures of coordination compound। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंडरी वैलेंसी को यूज करेंगे। प्राइमरी वैलेंसी क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइज when we ionize the organic compound which is when we dissolve coordination compound into water, the primary valency easily ionize, so that primary valency is non-stable and it is not used to explain the structure or geometry of coordination compound। क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी बहुत जल्दी आयनित हो जाती है, इसीलिए हम लोग प्राइमरी वैलेंसी का यूज नहीं करेंगे इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने में। शेष 3 टाइप्स के जो कंपाउंड बचे हुए हैं आपको स्वयं एक्सप्लेन करना है।
अगर आप लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। आप लगातार अगर इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मैं नए से नए वीडियोज आपको लेकर के आऊँगा और आपकी तैयारी को बेहतर करूँगा। तो ऐसे सभी साथी जो लोग मुझसे लगातार जुड़े हैं, बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नए साथी जुड़े हैं एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर करेंगे, और साथ ही साथ बच्चों अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियोस को पहुंचाने का कार्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।